इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये वो अल्फाज हैं जो आज भी एक नस्ल के जहनों में तरोताज़ा हैं, जिन्हें सुनते ही तारिक अजीज के प्रोग्राम की इब्तदा याद आ जाती है। और अपने बचपन और माजी के इश्क में गिरफ्तार कोई भी शख्स इस फिक्रे को भला कैसे भुला सकता है। जिस नस्ल ने आज के एंकर्स की गारतगरी देख रखी है, उसे क्या मालूम कि तारिक अजीज क्या था। जो जानते हैं वो खूब जानते हैं कि ये कौन शख्स था जो कल उठ गया। दिल जो लहू से भरा पड़ा है, उसमें दर्द ने खैमे गाड़ रखे हैं और पलकों में सावन उतर आया है। फर्द नहीं, बिलाशुबा ये एक अहद रुखसत हुआ है। हमारे बचपन की एक हसीन याद हमसे छिन गई है। और किसी ने बिल्कुल सच कहा था कि हम अचानक नहीं मर जाते, हम लम्हा लम्हा मरते हैं। जब हमारा कोई अजीज या दोस्त मरता है तो उसके साथ ही हमारे वजूद का एक हिस्सा भी दफन हो जाता है। अल्लाह ताला तारिक अजीज साहिब की कब्र को मुनव्वर करे और उन्हें साया रहमत में जगह दे। उनके साथ भी हमारी कितनी ही यादें दफन हुई हैं और हमारी नस्ल के कितने ही वजूद कटकर उनके साथ लहद में उतरे होंगे। 28 अप्रैल 1936 को इंडियन पंजाब के शहर जलंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज गुज़िश्ता रोज 84 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मेल अनाउंसर होने का एजाज रखने वाले तारिक अजीज को ये एजाज भी हासिल था कि वो एशिया के तवील तरीन प्रोग्राम चलाने वाले एंकर भी थे। 1975 में शुरू होने वाला निनामगर, जिसे बादशाह तारिक अजीज शो और बज़्म तारिक अजीज के नाम भी दिए गए, अगर दरमियान में पीपल्स पार्टी की मुंतकिम मिजाज हुकूमत ना आती और उनका शो रुका ना जाता तो बिलाशुबा ये दुनिया का तवील तरीन जारी रहने वाला टेलीविजन शो करार पाता। मगर इसके बावजूद तारिक अजीज को मिलने वाली इज्जत, मोहब्बत और शोहरत में जर्रा बराबर कमी वाक़या ना हुई। और उस मोहब्बत का एक नमूना उस वक्त देखने में आया कि जब तारिक अजीज के इस दुनिया से रुखसत हो जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो किस तरह पाकिस्तानी अवाम ने टूट कर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ट्विटर और फेसबुक पर तारिक अजीज के नाम के ट्रेंड्स चलते रहे। और ये मोहब्बत यकतरफा नहीं थी। तारिक अजीज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से उतनी ही मोहब्बत करते थे। हम सब की इस वीडियो में आपको तारिक अजीज की दास्तान हयात सुनाने के साथ साथ इस दास्तान के अंजाम से भी आगाह करेंगे। आपको बताएंगे कि वफात से कबल तारिक अजीज की जुबान पर आखिरी अल्फाज क्या थे और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने क्या ट्वीट किया था। लेकिन वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुँचते रहें। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन की कोठी नंबर 157 रुझान साज और अहद साज टेलीविजन मेजबान तारिक अजीज की रिहाइशगाह थी, जहां वो अपनी अहलिया डॉक्टर हाजरा तारिक अजीज के साथ रिहाइश पजीर थे। उन्हें अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से महरूम तो रखा, मगर तारिक अजीज ने अपनी जिंदगी के इस पहलू को भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत के इजहार के तौर पर ही इस्तेमाल किया। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के नाम जो पैगाम लिखा था, उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं दी, ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे और जिसे चाहे दे के वापस ले ले। मैं मरने के बाद अपनी सारी जायदाद दौलत पाकिस्तान के नाम करता हूँ। मैंने ये वसीयत की है कि मेरा सब कुछ मेरे मरने के बाद पाकिस्तान का है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान से ये मोहब्बत तारिक अजीज को विरसे में मिली थी। साहिवाल में उनके आबाई घर के बाहर उनके वालिद के नाम से जो तख्ती होती थी, उसके ऊपर अजीज पाकिस्तानी लिखा था। यानी उनके वालिद भी वो शख्सियत थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने से कबल ही अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना शुरू कर रखा था। और अपने वालिद की पाकिस्तान से मोहब्बत को तारिक अजीज अपने आखिरी दम तक निभाते भी रहे और आगे बढ़ाते भी रहे। अपने शो की इब्तिदा जहां वो रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से किया करते थे, तो उसका इख्तिताम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से करते थे। गुज़िश्ता चंद रोज से शायद तारिक अजीज को ये इदराक हो चुका था कि उनका बुलावे का वक्त आ गया है। ट्विटर पर उनके आखिरी पैगामात का जायजा लें तो उन्होंने अपने वफात से एक रोज कबल जारी पैगाम में कहा था कि यूं लगता है कि वक्त थम गया है, रमा दमा जिंदगी रुक चुकी है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसी तरह अपनी मौत से चंद घंटे कबल उनके पैगाम का जायजा लिया जाए तो उन्होंने कलमा शहादत शेयर किया था। गोया इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम के अल्फाज कहने वाला ये कह रहा हो कि इंतहा भी रब्बे जलील के बाबरकत नाम से ही है। इस जहान में तारिक अजीज के आखिरी रोज के बारे में उनकी अहलिया ने बताया कि उन्होंने उस रोज नाश्ता भी अपने हाथों से खुद ही किया था और
और उनकी तबीयत बिल्कुल बहाल थी। नाश्ते के चंद घंटे के बाद उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो गई तो उन्होंने ड्राइवर को बुलवाकर अस्पताल ले जाने का कहा। उनकी तबीयत मजीद बिगड़ी और उन्होंने इस दारे फानी को अलविदा कह दिया। तारिक अजीज इस जहां से रुखसत तो हो गए मगर अपने आखिरी अल्फाज और अपने आखिरी अमाल की सूरत में वो अपनी धरती माँ और उसमें बसने वाले बासियों से मोहब्बत का एक अनमिनट नक्श भी छोड़ गए। बिलाशुबा वो एक ऐसी अजीम शख्सियत थे कि जिनकी जिंदगियां दूसरों को सीखने के लिए सबक फराहम करती हैं। अल्लाह ताला के हुजूर हम दुआगो हैं कि वो तारिक अजीज की मगफिरत करे और उनके दर्जात को मजीद बुलंद करे। हम सब के तमाम देखने और सुनने वालों से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी दुआ पर कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना नहीं भूलेंगे। बिलाशुबा हमारी नस्लों पर तारिक अजीज के इतने एहसानात जरूर हैं कि पूरी कौम मिलकर उनके लिए दुआए मगफिरत करे। 1950 की दिहाई में तारिक अजीज ने अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो इस चैनल की बुनियाद रखने वालों में एक नाम तारिक अजीज भी था, जहां उन्होंने पीटीवी के पहले मेल अनाउंसर का एजाज भी अपने नाम किया। अलबत्ता 1975 में शुरू होने वाले नीलाम घर ने उनकी शोहरत को न सिर्फ बुलंदियों पर पहुंचाया बल्कि ऐसा दवाम बख्शा कि नीलाम घर और तारिक अजीज एक दूसरे की शनाख्त बन गए। तारिक अजीज का लबो लहजा, उनका आहंग और तर्ज तखातुब सभी कमाल था। प्रोग्राम के शुरू में वो जो एक इब्तदाइया पेश करते थे उसमें इंतहाई मकसदियत होती थी। अब तो एक जवाले मुसलसल है, कंपेयरिंग वही होती थी जो तारिक अजीज किया करते थे। जो हम आजकल देख रहे हैं ये निरी बदजौकी और बेहूदगी है। इखलाकियात और इक़दार से आरी जो कल्चर अब मुसल्लत किया जा चुका है उसकी दलील ये दी जाती है कि लोग यही देखना पसंद करते हैं। तारिक अजीज उस दलील की नफी थे। उनके तमाम शोज और उनकी गैर मामूली मकबूलियत इस बात का सबूत थी कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं। नीलाम घर 1974 में शुरू हुआ। ये एक रिकॉर्ड होता अगर दरमियान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सियासी अना और इंतकाम ना आ गए होते। ये सुल्तानी जमहूर का जमहूरी कदरों वाला दौरे हुकूमत था कि जब एक हुक्म जारी हुआ और नीलाम घर बंद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई और मलिक मेराज खालिद नगरान वजीर आजम बने तो उन्होंने तारिक अजीज को बुला भेजा। तारिक अजीज आए तो मलिक साहिब ने कहा कि आपसे मेरी एक दरख्वास्त है। तारिक अजीज कहने लगे आप हुक्म कीजिए। मेराज खालिद मरहूम ने तारिक अजीज साहिब के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा मेरी दरख्वास्त है कि आप इस हफ्ते से अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। तारिक अजीज इनकार ना कर सके। प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया। रिवायत है कि मलिक साहिब ने पीटीवी के सरबराह से कहा कि तारिक अजीज का प्रोग्राम कैसे बंद हो सकता है। तारिक अजीज पाकिस्तान की पहचान है। इतनी शोहरत, इतनी इज्जत के दरमियान इतनी आजी। तारिक अजीज इसी वजह से लोगों के दिलों में घर किए हुए थे। उनका एक सियासी सफर भी था मगर लोग सिर्फ उस तारिक अजीज को जानते थे जो हर जुमेरात रात 9 बजे सदा लगाता था कि इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। उस आवाज में जाने का सहर और फसूं था कि वजूद में एक लहर सी दौड़ जाती थी। तारिक अजीज के यहाँ एक मकसदियत थी। उनके लहजे में पूरा पाकिस्तान बोलता था। जब वो पाकिस्तान की बात करते उनकी जज्बो मस्ती देखने के काबिल होती। उनके यहाँ शाइस्तापन और मुहज्जब तफरी हुआ करती थी। किस एतमाद से माँ बेटा बहन भाई सब मिलकर उसे देखा करते थे। क्या आज कभी किसी ने सोचा है, हत्ता के पीटीवी के पास भी ये सोचने का वक्त है कि अब पीटीवी को पूरा खानदान मिल बैठकर देख सकता है। तारिक अजीज बिलाशुबा हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। वो ना सिर्फ एक कामयाब प्रोग्राम मेजबान बल्कि अदाकार, सदाकार और पंजाबी और उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे। वो एक तवील अरसे तक रोजनामा नवाए वक्त में दास्तान के उन्वान से कॉलम भी लिखते रहे। अदब और आर्ट में उनकी बेपाया खिदमात पर उन्हें कई अवार्ड मिल चुके थे जिनमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1992 में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी भी शामिल है। तारिक अजीज एक वाज़े सियासी सोच भी रखते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब 1969 में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहिब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की और रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया तो उससे बेहद मुतासिर हुए। लेकिन 1989 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई तो तारिक अजीज की सोच भी तब्दील होकर मुस्लिम लीग नून के हक में खासी हद तक उस्तवार हो चुकी थी। मियां नवाज शरीफ से सियासी कुर्बत इख्तियार करते करते 1997 में वो वक्त भी आया जब तारिक अजीज ने उसी सियासी जमात के टिकट पर लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अपने मद्दे मुकाबिल इमरान खान को भी शिकस्त दी। लेकिन चंद माह बाद ही तारिक अजीज की शोहरत उस वक्त दागदार भी हुई जब उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की इमा पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के हाथे में दाखिल होकर तोड़ फोड़ करने वाले अरकान पार्लियामेंट में उनका नाम भी लिया गया। और इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद ही तारिक अजीज ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सियासत से अलहदा होने के बाद उन्होंने दोबारा अपने प्रोग्राम तो शुरू किए मगर
मगर बुढ़ापे और ज़ईफ़ी की वजह से वो ज़्यादा देर तक उसे जारी ना रख सके, लेकिन वो आखिरी दम तक उर्दू और पंजाबी में शायरी करते रहे। जब उनसे कहा जाता कि वो अपना पसंदीदा शेर सुनाएं तो वो अक्सर ये शेर सुनाते कि हम वो सयाह बख्त हैं तारिक के शहर में खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। पिछले चंद सालों से वो ट्विटर पर काफ़ी मुतहरिक नज़र आते थे और ट्विटर पर अपने पैगामात में वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। अपनी वफात से चंद घंटे कबल भी उन्होंने कलमा शहादत शेयर किया था, यानी तारिक अजीज़ की ज़िंदगी की इंतहा भी रब्बे जलील के बाबरकत नाम ही से हुई। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस नीयत को कबूल फरमाए, उनकी खताओं को बख्श दे और उनकी मग़फ़िरत करते हुए उन्हें जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। इन्हीं दुआया फ़िक्रात के साथ हम सब की आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।